चलो आ जाओ। कल कहाँ तक हुआ था अपना? कल कहाँ तक हुआ था? अपने स्टार्ट करा था सबसे पहले कि जो हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है उसमें रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है कि ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी सेल्स हो रही है, आप अपना गुड्स बेच रहे हो, वो रेवेन्यू होती है। और कॉक्स लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेस करोगे तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम निकल के आएगा। ऑपरेटिंग इनकम में हम इंटरेस्ट इनकम ऐड करते हैं, डिविडेंड इनकम ऐड करते हैं, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो हमने किसी और को पेमेंट करा है इंटरेस्ट का, वो हम लेस करते हैं। एड और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग गेन और लॉस। नॉन ऑपरेटिंग गेन और लॉस का मतलब कि हमारा मेन धंधे से रिलेटेड कोई गेन और लॉस नहीं होना चाहिए, हमारा नॉन ऑपरेटिंग होना चाहिए, मतलब धंधे के अलावा। जैसे अपनी फिक्स एसेट्स को सेल करना, या आपको मान लो कि किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां से रिलेटेड अनरियलाइज्ड गेन और प्रॉफिट हो रहा है, गेन या लॉस हो रहा है, तो वो जो चीज़ें होती है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। तो हमारे पास निकल के आएगा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्स का प्रोविजन बनाएंगे तो इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स निकल के आएगा। और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन होता है उसका हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को नेट ऑफ टैक्स दिखाते हैं। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन क्या होता है कि यदि हमारे पास एक सेगमेंट, यदि मान लो एक ही दुकान है अपने पास, तो एक ही दुकान है तो फिर तो अपना डिसकंटिन्यू कंपोनेंट का कोई मामला बनता ही नहीं है ना। लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा ब्रांच है, ऑफिस है, सेगमेंट है, अलग अलग वेयर हाउसेज बना रखे हैं, अलग अलग जगह दुकानें कर रखी है। उसमें से कोई भी ऐसी दुकान या कोई भी ऐसा वेयर हाउस या कोई भी ऐसी ब्रांच जो आपको लगता है इसे मुझे बेचना चाहिए, या ये मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रही है, मैं इनको इसको बेच चुका हूँ या बेचने के लिए तैयार हूँ, मतलब इसको हमने सोल्ड कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है, और हम यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल के लिए भी तैयार है। हेल्ड फॉर सेल का मतलब कि मैनेजमेंट ने कमिटमेंट ले ली है कि हम इसको बेचने वाले हैं, 1 साल के अंदर अंदर बेचने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी या प्रोग्राम्स होते हैं या मार्केटिंग होती है वो टाइम कर रहे हैं, और जो प्राइस होती है वो रीजनेबली एस्टिमेट होनी चाहिए। तो ये हेल्ड फॉर सेल की कंडीशंस होती है। जब हम कोई भी ब्रांच, कोई भी दुकान या कोई भी अपना डिविजनल कहीं पे भी कर रखा है और हमने प्लान कर लिया है इसको बेचने का, तो वहां से जो भी सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट, एक्सपेंसेस जितने भी होंगे ना, इनकी कैलकुलेशन फिर अलग हो जाएगी। इनके लिए अलग से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और वहां से जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या जो नेट लॉस निकल के आएगा उसको फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे दिखाएंगे। ऊपर रेवेन्यू वगैरह में कहीं ऐड नहीं करना है, फिर उसका उसकी सेल्स। सपोज करो अपन ने बैंगलोर के अंदर एक अपना ऑफिस है और एक है दिल्ली के अंदर। दिल्ली वाले ऑफिस को आप नियर बाई सितंबर में बेचने की कोशिश कर रहे हो या बेच चुके हो, हेल्ड फॉर सेल था और आपने सितंबर में इसको बेच दिया, तो आप बोलोगे कि सर इससे जो भी इनकम और लॉस होगा वो हम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में दिखाने वाले हैं। 1 जनवरी से लेकर सितंबर तक जो भी उसकी सेल्स होती है वो हम इस रेवेन्यू अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी आपने बेचने के लिए या हेल्ड फॉर सेल करने के लिए डिसकंटिन्यू कंपोनेंट को अलग से सेपरेट दिखाना पड़ेगा। आओ, तो वहां से जो भी सेल्स होगी, वहां से जो भी कॉक्स होगा, ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट अलग तरीके का बनेगा। ये सारे के सारा सेगमेंट हम एक साथ नहीं लेके आएंगे, फिर उस ब्रांच का या दिल्ली वाले शॉप का अलग से हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और वहां से अपन क्या करेंगे, इनकम बिफोर, इनकम फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स निकाल के लेके आएंगे और उसको डायरेक्टली यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो हमारा नेट इनकम निकल के आएगा उस कंपनी का। राइट। फिर अपन ने कुछ टर्म्स पढ़े थे नेट इनकम में, ईबीआईटी, ईबीटा और ईबीटी क्या होता है। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। ईबीटा का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, हम और भी यहाँ पे देख लेंगे। ईबीटी का मतलब क्या होता है कि अर्निंग बिफोर टैक्स, सिर्फ इंटरेस्ट को यहाँ पे हम कैलकुलेशन में रखेंगे, बस टैक्स से पहले पहले कैलकुलेट करके रखना है अपन को। नेट इनकम में यदि अपन रिवर्स कैलकुलेशन करें तो जो नेट इनकम आपने कैलकुलेट करी थी है, इस नेट इनकम में क्या करना है, टैक्स जो आपने कैलकुलेट करा था या आपने जो गवर्नमेंट को पे करा है वो वापस ऐड कर दीजिए। और आपने किसी थर्ड पार्टी से कोई मान लो या फंडिंग ले रखी है, ये आपने डेट ले रखा है, उसको जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो वो भी एक बार वापस ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास अर्निंग यानी हमने कितना कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया
बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, यानी इंटरेस्ट का और टैक्स का पेमेंट करने से पहले हमने कितना प्रॉफिट कमाया वो हमारा ईबिट में माना जाएगा, वो हमारा ईबिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको और तरीका है निकालने के लिए, यदि आपका ऑपरेटिंग इनकम निकल के आ जाता है, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब कि आपका रेवेन्यू, कॉग्स, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और फिर हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। तो ऑपरेटिंग इनकम में हम क्या करते थे, इंटरेस्ट इनकम ऐड करते थे, डिविडेंड इनकम ऐड करते थे, इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस होता है वो हम लेस करते थे, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो बिना एडजस्टमेंट किया हुआ अर्निंग्स चाहिए, बिना एडजस्टमेंट किया हुआ प्रॉफिट निकालना है, तो इसका अपन कुछ नहीं करेंगे। फिर तो आपके पास निकल के आएगा, फिर अपन एक एडजस्टमेंट और करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लॉस, फिर अपने पास निकल के आएगा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स। और यदि हमारे पास टैक्स का प्रोविजन हमें करना ही नहीं है क्योंकि बिफोर टैक्स निकालना है, तो हमारे पास डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगा, तो यहाँ पर अपने पास जो आने वाला है वो आएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सेम यहीं पे ध्यान रखना है कि सेम ऑपरेशन जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऐड कर दीजिए, डिविडेंड इनकम ऐड कर दीजिए, लेकिन ये EBIT है, EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स ओनली। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप पहले से करके रखो तो अपने इंटरेस्ट यहाँ पे वापस लेस कर दिया, बट यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, तो हमारे पास निकल के आएगा EBIT, EBT, राइट। अब आता है एक कोई कंपनी होती है, उस कंपनी से रिलेटेड आपको अपना कंपैरिजन करना है, तो किस तरीके से आप कंपैरिजन करोगे एक कंपनी का। तो हमने कल देखा कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक नया टॉपिक है, वो टॉपिक आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होता है कि आप अपने ही सेगमेंट का सही तरीके से कंपैरिजन कर रहे हो कि हमने कितनी ग्रोथ करी है या हम कितना लेस में चल रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी इंडस्ट्री के अगेंस्ट में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, उनसे बढ़िया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अपन कह सकते हैं हमारा सेल्स का ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हो रहा है या इनकम हो रही है वो सेल्स का कितना परसेंटेज हो रहा है, वो एक कंपैरिजन है। क्योंकि आपको जब किसी कंपनी में एज ए इन्वेस्टर पैसा लगाने की सोचते हो तो आप ये कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको एक एक्चुअल में आइडेंटिफाई हो जाए कि कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं कंपनी की फाइनेंशियल फ्लैक्सिबिलिटी, सोल्वेंसी, रिस्क और लिक्विडिटी कहीं ना कहीं रिस्क में तो नहीं है, प्रॉब्लम में तो नहीं है, वो चेक करने के लिए आप ये सारे के सारे कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करोगे। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है। कौन कौन सा तरीका होता है? दो तरीके होते हैं। पहला होता है वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, और दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, मैं एक बार आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? अपन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। इंडियन मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे। तो हमारा इनकम स्टेटमेंट ये हो गया। यहाँ पर अपन लिखते हैं बाई सेल्स। सपोज करो अपने पास 10 लाख की सेल्स हो रखी है, ओके। फिर आप यहाँ पे लिखते हो बाई क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख का। यहाँ पे लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, और वो है हमारे पास 1 लाख का। और फिर अपन लिखते हैं टू परचेज, और वो आ गया हमारे पास नियर बाई 8 लाख का। तो मैं आपको पूछूं, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप फटाफट कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। 10 लाख और कितना 2 लाख, तो अपने पास 12 लाख तो ये आ गया, और यहाँ पर भी 12 लाख आ गया। 12 लाख में से 9 लाख गया तो कितना बचा? 3 लाख का। तो हमारे पास जीपी कितना आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 3 लाख का। फिर अपन यहाँ पे लिखते हैं बाई जीपी 3 लाख। जीपी का मतलब कैरी फॉरवर्ड, आपने ये कैरी फॉरवर्ड करा है, यहाँ पे होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ पे होता है कैरी फॉरवर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप करते हो तो फॉर्मेट इज नॉट ए कंपल्सरी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। अपन अभी ऊपर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ऐसा पढ़ के आया था, यही फॉर्मेट यहीं से उठाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेट कोई अलग है। अपन को पता है सेल्स लिखते हैं, सेल्स को ये यूएस वाले रेवेन्यू बोलते हैं। फिर लेस करते हैं कॉक्स, तो यहाँ पे लेस कॉक्स ही तो हो रहा है। कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हम कॉक्स का यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास रेवेन्यू में से ये तीनों आइटम्स एडजस्ट हो रही है, तो लास्ट में जाके बचेगी वो कौन सी बचेगी? ग्रॉस प्रॉफिट तो बचेगा। अंडरस्टैंड? तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया टू रेंट, कि आपने रेंट का पेमेंट करा, मान लो 5,000। फिर टू सैलरी, आपने सैलरी पेमेंट करा 10,000। टू डेप्रिसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन पेमेंट करा, मतलब डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन करी 10,000 की। और यहाँ पे लिख दिया ऑफिस एक्सपेंसेस, हमारे पास कोई ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए 20,000 के। आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया 5,000 का। और आप बोल दोगे कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये टैक्स लगने से पहले का है, क्योंकि टैक्स तो हम नेट प्रॉफिट के ऊपर ही पे करेंगे। तो आप बोलोगे सर 3 लाख का जीपी आया था, और 5,000, 10,000, 15, 25, 55 और 60, तो 3 लाख में से 60 गया तो कितना बचा? 240। राइट, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 240। इस नेट प्रॉफिट को वापस आगे लेके आओ, नेट प्रॉफिट और यहाँ पे आ गया 240, है ना? यही तो होता है। अपन को पता है नेट प्रॉफिट का 30% गवर्नमेंट को पे करना है। एक रेट में है ना, ऐसे ले रहा हूँ, एस्टिमेट रेट ले रहा हूँ कि गवर्नमेंट को हमें 30% टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा टू टैक्स प्रोविजो, मतलब अपन 31 दिसंबर का हमारा ईयर एंड होता है, तो 31 दिसंबर का जो भी प्रॉफिट आएगा उसकी कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि 31 के दिन ही हम यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन कर देंगे और पेमेंट कर देंगे। इट विल टेक टाइम, हमें 60-70 दिन मिलते हैं, तो आप 1-2 महीना लगते हो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। तो ये नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हो तो नियर बाय अपने पास जैन और फेब मंथ चलता है, तो जैन और फेब मंथ में आप टैक्स का पेमेंट करते हो, बट आपको प्रोविजो 31 दिसंबर को ही बनाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ये टैक्स प्रोविजो आ रहा है। टैक्स प्रोविजन का मतलब टैक्स प्रोविजन, है ना? टैक्स प्रोविजन बना रहे हो, तो आपको पता है कि 240 मेरा प्रॉफिट है और उसका 30% मुझे गवर्नमेंट को देना है। तो कितना हुआ 240 का 30%? 240 इंटू 30% आप करोगे तो 72,000 का अपने पास प्रोविजो आ जाएगा। अब मैं आपको पूछूं कि बताओ कितना बचा प्रॉफिट, तो आप बोलोगे सर पी 80। पी 80 का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको बोलते हैं पी 80, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना बचा? तो आप इसमें से करोगे 240 में से 72,000 लेस करोगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 1,68,000 P80, और ये हमारे पास 240 निकल के आ गया। अंडरस्टैंड? ये एक कंपनी का हमने पूरा का पूरा एक देख लिया इनकम स्टेटमेंट कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बैलेंस शीट भी बता देता हूँ कि अपने पास बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। इंडिया में आप बैलेंस शीट बनाते हो तो लाइबिलिटी इस साइड लिखते हो और एसेट इस साइड लिखते हो। ठीक है, एसेट में सबसे पहले जो मैं मोस्टली यूएस में है ना, लिक्विडिटी फॉर्म में लिखा जाता है। यूएस या आईएफआरएस जब हम फॉलो करते हैं तो लिक्विडिटी फॉर्मेट में पहले लेते हैं। हम यहाँ पे पहले लिखते थे फिक्स एसेट्स, इंडिया में अपन फिक्स एसेट्स लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन यूएस में सबसे पहले यहाँ पे एसेट्स में क्या लिखा जाता है? करंट एसेट्स लिखा जाएगा। और करंट एसेट्स में आपके पास कैश है, सपोज करो 10,000 का। फिर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? इंडिया में हम इसको डेटर्स बोलते हैं, इसको इंडिया में हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। यूएस में इसको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। सपोज करो ये 20,000 का आ गया। इन्वेंट्री अपने पास क्या होती है? इन्वेंट्री करंट एसेट्स होती है, और इन्वेंट्री का बैलेंस तो यही होगा 2 लाख का, जो अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखा रखा है। तो 2 लाख का हमारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस आ गया। चलो इतना ही लेते हैं। फिर हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ गई। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, कि भाई हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी है, कोई कहीं ना कहीं प्लांट बना रखा है, छोटी मोटी मशीनरी है, तो उसकी वैल्यू आ गई, सपोज करो यहाँ पे 5 लाख। ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपने यहाँ पे दिखा दिया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वो है 1 लाख का। ओके, इतने हम बैलेंस शीट का आइटम लेके चलते हैं, तो कितना हुआ टोटल? 10,000, 20, 30,000, 30 और 230, 230 और 5 लाख, 730 और 830, 8,30,000 हमारे पास टोटल बैलेंस आ गया। इस तरफ हम लिखते हैं तो करंट लायबिलिटी सबसे पहले लिखेंगे। करंट लायबिलिटी में आप बताओगे अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर।
आपके जो आप कोई प्रोडक्ट क्रेडिट पे खरीद के लेके आते हो, उधार में लेके आते हो, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, और यूएस में इसको हम अकाउंट्स पेबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास आ गया 50,000। फिर मान लो कि टैक्स पेबल, क्योंकि अपने ऊपर प्रोविजन बनाया था टैक्स पेमेंट का, कितना पेमेंट करना है अपन को टैक्स पेमेंट, तो यहाँ पे 72,000 का टैक्स पेमेंट करना है, तो हमारे पास वो भी लाइबिलिटी आ गई। और आपको पता है ना करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन होती है, पहले तो लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? लाइबिलिटी की डेफिनेशन होती है पास्ट में कोई ट्रांजेक्शन कर रखा है, करंट में आपके पास ऑब्लिगेशन है, और फ्यूचर में आप इसका केस का आउटफ्लो करने वाले हो। देखो लाइबिलिटी की डेफिनेशन इस तरीके से लिखी जाती है, आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं है कोई चीज। यहाँ पे देखना है कि पास्ट ट्रांजेक्शन, पास्ट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपने पहले कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन तो जरूर करा है। तो पास्ट ट्रांजेक्शन, पास्ट का मतलब पुराना, आपका पुराना कोई ट्रांजेक्शन होना जरूरी है पहले, चाहे वो 1 मिनट पहले ही क्यों ना हो। दूसरा, करंट में आप अभी जो आज की डेट में या जब ये बैलेंस शीट बना रहे हो या आप जब ये सोच रहे हो, करंट में आपका ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? आपका दायित्व है, आपका दायित्व है कि इस जो पुराना पेमेंट है उसको आप चुकाओगे। आपका करंट में आप ये सोचते हो ना कि मेरे से कोई पैसा मांग रहा है, तो आपको खुद को फील हो रहा है कि मेरे को इसको चुकाना है, दैट इज योर करंट ऑब्लिगेशन। और फ्यूचर में अपने पास फ्यूचर में क्या होना चाहिए? केस का आउटफ्लो होना चाहिए। केस का आउटफ्लो होने का मतलब क्या हुआ है कि आप जब लाइबिलिटी, आपका इंटेंशन भी तो होना चाहिए कि मैं इसको चुकाऊंगा वापस, मेरी लाइबिलिटी है लेकिन मैं इसको फ्यूचर में चुकाऊंगा, वो डेफिनेशन होती है लाइबिलिटी की। अब लाइबिलिटी अपने आप में दो तरीके की होती है, करंट लाइबिलिटी और करंट नॉन करंट लाइबिलिटी। कि करंट लाइबिलिटी होगी और नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपन कर कोई भी ऐसा आइटम या कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन किसके अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और 12 मंथ्स, 12 मंथ्स विच एवर इज लॉन्गर, इन दोनों में से जो ज्यादा है उनके अंदर अंदर हम यदि उसका लाइबिलिटी का पेमेंट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। और जो यदि हमें 2 4 5 10 साल लग जाते हैं पेमेंट करने में, वो हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाती है। या नॉन करंट लाइबिलिटी को आप शॉर्ट में बोल सकते हो सर ऐसी लाइबिलिटी जो करंट लाइबिलिटी नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी। तो हमारे पास ये क्या आ गया, यहाँ पे अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर्स दिखा दिया 50,000 का, टैक्स पेबल 72,000 का, क्योंकि हमें पिछले साल का टैक्स अभी 5 6 महीने के अंदर अंदर ही पे करना है, तो 72,000 हमारा करंट लाइबिलिटी हो गया। या मैं बोलूँ जो कोई मान लो आपको 31 दिसंबर का रेंट था, वो आपका पेबल था, क्योंकि देखो 31 दिसंबर का रेंट हम 1 2 जनवरी को पेमेंट करते हैं ना, तो हमारे लिए 31 दिसंबर को तो वो पेंडिंग ही था, पेबल ही है, हमें तो फ्यूचर में देना है उसका पेमेंट। तो आप बोलोगे सर 10,000 कितना दिखाया था अपने रेंट का, यहाँ पे रेंट इस 5,000 दिखा रहेगा टोटली, तो आप कह सकते हो सर सपोज करो कि नॉर्मल रेट ले रहा है वो $100 दिखा दो। ठीक है, ये हो गया आपका करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा? सपोज करो आपने कोई बॉन्ड ले रखे हैं, बॉन्ड ले रखे हैं 5 लाख के, वो आ गया कि आपने कोई बॉन्ड ले रखे 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज के, वो यहाँ पे आ गया। आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है, ये बॉन्ड है वो 10 ईयर के लिए है, आपने 10 साल के लिए बॉन्ड लिया था। बैंक से लोन ले रखा है 50 साल के लिए, और वो कितना है 10 लाख रुपए, 10 लाख नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1,50,000 का। ठीक है, तो बैंक से लोन ले रखा है 1,50,000 का, ये दो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है। फिर अपने पास आता है इक्विटी, है ना, और इक्विटी में हमारे पास निकल के कितना बैलेंस निकल के आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारे पास इक्विटी निकल के आएगा। तो आप बोलोगे 50,000 और 72, 122, 122 और 100 कितना हुआ, 122 100, और 122 100 प्लस 5 लाख करेंगे, प्लस 1,50,000 करेंगे, माइनस करेंगे 8,30,000 से, तो आप बोलोगे सर 57,900 हमारे पास क्या आ गया, 57,900 हमारे पास क्या आ गया, इक्विटी आ गया। बाय द वे देखो ये इक्विटी और नेट प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट होता है वो रिटेन अर्निंग में, मतलब आप रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हो ना, वो रेट यहाँ पे रिटेन अर्निंग हो जाती है, जो रिटेन अर्निंग में आ रहा है। पर अपन सोचेंगे कि डिविडेंड ज्यादा इशू कर दिया तो इसकी वजह से हमारा नेट कितना बचा हुआ है, 57,900। हमें हमें अभी कंपेरिजन समझना है एग्जैक्टली, ये बैलेंस शीट होती है। ठीक है, अब आओ देखो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आपके पास ये
बैलेंस शीट बन के आती है या इनकम स्टेटमेंट बन के आएगा, तो सबसे पहला एनालिसिस होता है आपका वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? वर्टिकल एनालिसिस होता है कि आप अपना जो रेवेन्यू है या सेल है, इसको तो सपोज करो 100% पकड़ लो, ठीक है, इसको 100% पकड़ के चलो, और जितने भी आइटम इसमें डाल रखे हैं उस सेल को अपना बेस मान के बताओ कितना परसेंटेज हो रखा है। सपोज करिए मैं बोलूं आपको, बताओ रेंट कितना परसेंटेज हम पे कर रहे हैं रेवेन्यू का, रेंट कितना परसेंटेज पे कर रहे हैं रेवेन्यू का। तो आप बोलोगे सर रेंट का पेमेंट है 5000 का, तो 5000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, आप बताओगे सर कितना कितना आ रहा है? तो 5000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 करोगे तो आप बोलोगे सर 0.5%, 0.5% आ रहा है। मैं बोलूँ बताओ रेंट का पेमेंट सेल्स का कितना परसेंटेज है, क्योंकि सेल्स तो 100% है हमारी, रेंट सेल्स का कितना परसेंटेज है। मैं बोलूँ बताओ आपका परचेज सेल्स का कितना परसेंटेज है, एनीबॉडी कोई बताएगा मुझे कि परचेज आपका 8 लाख का हो रहा है, तो सेल्स का कितना परसेंटेज हम परचेज कर रहे हैं, सेल्स का कितना परसेंटेज हम परचेज कर रहे हैं? 8 लाख टोटल परचेज कर रहे हैं, टोटल सेल्स 10 लाख है, तो आप बोलोगे यस कि यहाँ पर सर 80% हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू का परचेज कर रहे हैं 80%। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास जो वर्टिकल एनालिसिस आएगा तो हम सेल्स को एज्यूम करेंगे कि ये 100% है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि यार यहाँ पे जो ग्रोस प्रॉफिट बच रखा है 3 लाख का, तो आप कभी 12th में या आपने ग्रेजुएशन के अंदर सुना होगा कि जीपी रेशियो क्या होता है, जीपी रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो का मतलब कि आपका जो ग्रोस प्रॉफिट बच रहा है ये सेल्स का कितना परसेंटेज है, आपका जो ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है ये सेल्स का कितना परसेंटेज है। तो आप कहोगे सर 3 लाख का मेरे पास ग्रोस प्रॉफिट हो रखा है, डिवाइडेड बाय 10 लाख में यदि सेल्स को अपना डिनोमिनेटर रखता हूँ इंटू 100 करूंगा तो आप बोलोगे सर 30% मुझे ग्रोस प्रॉफिट बचता है, 30% हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एवरीबडी क्लियर है? तो वर्टिकल एनालिसिस में जब हम इनकम स्टेटमेंट को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर अपना सेल 100% आपको एज्यूम करना है, और फिर आपको पूछूं कि बताओ डेप्रिसिएशन सेल्स का कितना परसेंटेज है, डेप्रिसिएशन फटाफट, डेप्रिसिएशन 10,000 है, तो बताओ सेल्स का कितना परसेंटेज होगा। तो आप 10,000 डिवाइडेड बाई सेल्स डिनोमिनेटर में लिख दो 10 लाख इंटू 100, कितना आया, कितना आया फटाफट। सर आप बोलोगे यहाँ पे हमारे पास 0.10%, 10% है, 0.10 आ गया आपका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सेल्स का यहाँ देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो कि देखो सेल्स 100% है, उसका ओनली छोटा सा अमाउंट हमारा रेंट जा रहा है, ओनली छोटा सा अमाउंट हमारे पास ये डेप्रिसिएशन जा रहा है 0.10% और हमारा रेंट जा रहा है 0.5%, छोटा सा अमाउंट। लेकिन आपको कोई बोले बताओ बड़ा अमाउंट क्या है इसमें, तो आप कहोगे सर एक काम करिए, बड़ा अमाउंट है ना हमारे पास जो परसेंटेज में वो 80% है। 80% क्या है कि सेल्स का 80% तो हम परचेज कर रहे हैं मार्केट से, 80% जो सबसे ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो बड़ा एक्सपेंडिचर है वो है हमारा परचेज। ऐसे क्यों करते हैं सर? क्योंकि ऐसे इसलिए किया जाता है कि आपको यहाँ आइडेंटिफाई हो जाए कि सेल्स का ऐसा कौन सा पोर्शन ज्यादा है जो अदर एक्सपेंडिचर में जा रहा है या अदर इनकम में जा रहा है। सपोज करो यहाँ पे 100% अपन ने सेल्स ले ली, अब आपको जो भी इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी आइटम कंपेयर करना है तो वो सेल्स को एज ए डिनोमिनेटर रखना है। क्या रखना है? एज ए सेल्स को डिनोमिनेटर रखना है। तो इसका सर फॉर्मूला क्या होगा फिर? तो आप इसको बोल सकते हो कि एनी आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, या जो अपन सेल्स बोलते हैं, इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है कि एनी आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कि इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम, मैं आपको बोलूँ बताओ रेवेन्यू, रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है, चलो निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर 10 लाख का रेवेन्यू है और टोटल रेवेन्यू भी कितना है 10 लाख का, इनटू 100%, तो कितना आएगा सर? 100% ही तो आएगा, और अपन ने एज्यूम भी क्या कर रखा है पहले से, 100% ही तो एज्यूम करा था। तो एनी आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कि इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम ले लो और डिनोमिनेटर में रख लो रेवेन्यू को,
इनटू 100 कर लो, उससे परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। परसेंटेज से फिर आप एनालिसिस करोगे कि यहाँ जो सैलरी का कंपोनेंट है और जो अपने पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कंपोनेंट है, ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे कोई जैसे डेप्रिसिएशन है, ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये 20,000 है, 20,000 यहाँ पे मान लो 2 लाख होता, तो आप बोलोगे सर 20% हमारे पास रेवेन्यू का, जितना हम अभी रेवेन्यू हमारे पास पैसा आ रहा है या हमारे पास रिशियोबल है, उसका 20% तो हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस में जा रहा है ना। थोड़ा लॉजिक लग रहा है ना आपको कि हम 100% में से कितना पोर्शन एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को लिए दे रहे हैं। यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑफिस एक्सपेंसेस यदि 2 लाख होता या $2 लाख होता, तो सेल्स का 20%, यानी जितना हम अभी प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, कितना कमाया वो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो कहोगे जितना हमने अर्न करा है, जितना प्रोडक्ट सेल करा है, उस सेल का 20%, 20% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 20% हम ऑफिस के खर्चे में जा रहे हैं। जब आप ये चीज देखोगे, एज ए मैनेजर आप ये चीज आइडेंटिफाई करोगे या एज ए सीएफओ ये आइडेंटिफाई करोगे, तो आपका सीधा क्वेश्चन आएगा, भाई इतना खर्चा कहाँ जा रहा है, फटाफट एक बार इन्वेस्टिगेशन की जाए, ऑडिटिंग की जाए कि ऑफिस में इतना क्या खर्चा हो रहा है जो सेल्स का 20% है। फिर पता चल रहा है कि ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें अपन ने नई नई, या इसमें से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आ गया, इसमें सपोज करिए कि अपन ने कोई पूजा से रिलेटेड आइटम वगैरह, जो अपन एक आप 12th में या 11th में या ग्रेजुएशन में ये कोई आइटम लिखते थे, वो सारे इसी ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल रखे हैं। तो हम फिर कंपेयर करके देख सकते हैं, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं ना कि सर सेल्स का 20% सिर्फ एक एक्सपेंडिचर में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑफिस एक्सपेंसेस, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। ये होता है वर्टिकल एनालिसिस। तो वर्टिकल एनालिसिस का फटाफट मैं जो आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, वो नोट्स लिखना स्टार्ट करो कि जो हमारा वर्टिकल एनालिसिस होता है वो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि कॉमन साइज, यहां पर क्या होगा कि एक आइटम हम 100% एज्यूम करेंगे और एक ही कॉमन साइज, मतलब उसकी साइज को हम कंपेयर करेंगे फिर कि जो रेवेन्यू है 100% है, और रेवेन्यू जब हमारे पास 100% आ रहा है तो उसकी साइज हम कंपेयर करेंगे किसी दूसरे के अकॉर्डिंग। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा ना ऑफिस एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेज, तो हम देखेंगे कि ऑफिस एक्सपेंसेज रेवेन्यू की साइज का कितना परसेंटेज है ना। तो उसको हम वर्टिकल फाइनेंशियल एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसको कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, आ जाओ, इसमें लिखो कि 1 ईयर ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड एक्सप्रेस each component as an percentage of total। क्या कह रहा हूं कि 1 ईयर ऑपरेटिंग रिजल्ट की वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एक्सप्रेस करते हैं ईच कंपोनेंट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल, कि यहाँ पर हम जितने भी आइटम है, इनकम स्टेटमेंट हो या चाहे बैलेंस शीट हो, उसके सारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सारे जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, उनको हम परसेंटेज में लिखते हैं टोटल का। जैसे अपन इनकम स्टेटमेंट कर रहे थे तो वहां पे अपन ने सेल्स को कितना माना? 100%। फिर अपन ने देखा परचेज 80% हो रहा है, फिर अपने पास ऑफिस का एक्सपेंसेस 20% आ रहा है, फिर अपने पास जो रेंट जा रहा है वो 0.5% है, फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन है वो 0.10% है। तो मतलब हर आइटम को हम किस में रखेंगे? परसेंटेज में रखने वाले, और टोटल के अकॉर्डिंग। सर ये तो आपने बता दिया इनकम स्टेटमेंट का, सर बैलेंस शीट में कैसे करते हैं? तो बैलेंस शीट में जितने भी कंपोनेंट दे रखे हैं ना आपको, ये जितने भी अकाउंट है ना, इनको कंपेयर करेंगे टोटल एसेट्स के साथ में, इनको कंपेयर करेंगे टोटल एसेट्स के साथ में, टोटल एसेट्स के साथ में। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं आपको पूछूं, बताओ केस टोटल एसेट्स का कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल एसेट्स 100% आ गई, 8,30,000 टोटल एसेट्स है। ध्यान में रखना बैलेंस शीट टोटल एसेट्स होता है, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू होता है। बैलेंस शीट, अब बताओ 8,30,000 या $8,30,000, 10,000 केस पड़ा है, तो 8,30,000 का कितना परसेंटेज है केस? तो आप क्या करोगे यहाँ पे, सर 10,000
डिवाइडेड बाई 8,30,000 इंटू 100 करोगे, बताओ कितना परसेंटेज है? 10,000 डिवाइडेड बाई 830 इंटू 100%, तो आप कहोगे सर 1.2% आया हमारे पास, एवरेज 1.2%। तो आप यहाँ पे आगे लिख दोगे सर 1.2%। ठीक है, मैं आपको बोलूँ अकाउंट रिसीवेबल कितना परसेंटेज है, तो आप बोलोगे सर कितना, 2.4%। बाई 10,000 20 पर 20 मतलब डबल हो जाएगा इसका, है ना। फिर आपको कोई बोलेगा इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री कितना है टोटल एसेट्स का, तो आप कहोगे सर इन्वेंट्री 2 लाख है, टोटल एसेट्स 8,30,000 है। बताओ 2 लाख यदि आपके पास है और 8,30,000 टोटल आपका एसेट्स है, तो कितना आ जाएगा? 24%, 24% आ जाएगा आपका। अंडरस्टैंड कि हमारे पास सर 2 लाख डिवाइडेड बाई 8,30,% 8,30,000 हम करेंगे इंटू 100 करेंगे, तो आप कहोगे सर 24% नियर बाय हमारे पास इन्वेंट्री है। तो यहाँ पर जब भी हम बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हमें टोटल एसेट्स को अपना 100 समझना है। सर ये तो एसेट्स का पोर्शन आपने बता दिया, लेकिन बताओ जब हम लायबिलिटी साइड को कंपेयर करेंगे तो भी क्या हम एसेट्स यूज करेंगे? तो आंसर इज यस। बैलेंस शीट को जब आप एज ए परसेंटेज निकालते हो तो हमेशा ध्यान रखो टोटल एसेट्स को अपना डिनोमिनेटर मान के रखो। आपको कोई बोले बताओ अकाउंट्स पेबल 50,000 है, बताओ कितना परसेंटेज है वर्टिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो आप बोलोगे सर 50,000 डिवाइडेड बाई 50,000 डिवाइडेड बाई 8,30,000 इंटू 100, तो कितना आया हमारे पास? 5 टाइम्स इसका कर दीजिए तो कितना हो गया हमारे पास कि 50,000 डिवाइडेड बाई 830 इंटू 100, तो आपका 5 टाइम कितना हो गया? केस का 5 टाइम भी कर सकते हैं वैसे कि 6.02%। ठीक है, 6.02% हमारा क्या है? अकाउंट्स पेबल है। वही मैं पूछूं बताओ बॉन्ड की लाइबिलिटी अपने पास कितनी है, तो आप बोलोगे सर 8,30,000 हमारे टोटल एसेट्स है, उसमें से 5 लाख रुपए बॉन्ड के बाकी है, तो आप बोलोगे सर 5 लाख डिवाइडेड बाई 8,30,000 रुपए, तो आप बोलोगे सर 60%, नियर बाय 60% हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी का बॉन्ड है। टोटल एसेट्स का 60% तो हमारे बॉन्ड मांग रहे हैं पैसे। अंडरस्टैंड? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? तो इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना, एनी आइटम ऑफ बैलेंस शीट, एनी आइटम या एनी कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस शीट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आपकी टोटल एसेट्स कितनी है? इनटू 100। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। तो ये होता है वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम एनालिसिस कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट देख लिया और हमने बैलेंस शीट का देख लिया। वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कॉमन साइज, ये एक कीवर्ड है इसका, ये एक कीवर्ड है कॉमन साइज। कॉमन साइज एक कीवर्ड है क्योंकि इसमें लिखा है कि सर जब हम वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं तो एक साइज को देखते हैं, एज ए परसेंटेज देखते हैं टोटल का। वो टोटल कैसे हो सकती है? इनकम स्टेटमेंट का रेवेन्यू हो सकता है और बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स हो सकती है, उसका हम साइज कंपेयर करते हैं दूसरे कंपोनेंट के साथ में, तो इसलिए इसको बोला जाता है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साइज याद रखना, साइज, साइज का मतलब परसेंटेज में। ठीक है, 1 ईयर ऑपरेटिंग रिजल्ट, ये 1 साल के रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं कैसे? ईच कंपोनेंट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल, ईच कंपोनेंट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल, कि हम रेवेन्यू का कितना परसेंटेज हम देख रहे हैं, अदर एक्सपेंडिचर जा रहे हैं, अदर रेवेन्यू आ रहा है। बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स का देख रहे हैं कि बाकी जितने कंपोनेंट है वो टोटल एसेट्स का कितना परसेंटेज है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आइटम, इसके जस्ट डेस लगा के कि आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखो कंपेयर डेस लगा के रेवेन्यू। ठीक है, और इसको रेवेन्यू को आगे लिख दो 100%। रेवेन्यू हम क्या करते हैं? 100% रखते हैं। आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, आइटम या कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं रेवेन्यू के साथ में और एज्यूम करते हैं 100%। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे लिख दो कि सर एनी आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है? इंटू 100, इंटू 100 हम करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, साइज निकल के आ जाएगी सेल्स का कितना परसेंटेज हम कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी इनकम कर रहे हैं।
ये तो पहला हो गया। दूसरा, आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट कंपेयर किसके साथ में करते हैं? टोटल एसेट्स के साथ में, ठीक है, टोटल एसेट्स के साथ में कंपेयर करेंगे। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा कि एनी आइटम ऑफ बैलेंस शीट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। अंडरस्टैंड? तो ये होता है वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होप सो आपको अच्छे से इसको समझ में आ गया हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिख लो कि एग्जाम्पल, सपोज करो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, उसका सेल्स रेवेन्यू, उसका सेल्स रेवेन्यू कितना है? 10 लाख है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो परचेज, तो आपकी परचेज कितनी थी? 8 लाख, ऊपर वाला जो मैंने बताया है, डिवाइडेड बाई 10 लाख, इंटू करोगे 100, तो आप बोलोगे सर 80%। एक ही हो गया। दूसरा लिख लो रेंट, रेंट कितना था? 5000 का, डिवाइडेड बाई 10 लाख, इंटू करोगे 100, तो आपको कोई 0.5%। मैं बोलूँगा आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है? जीपी, तो आप बोलोगे सर जीपी है हमारे पास 3 लाख का, डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, तो आप बोलोगे सर 30%। मैं बोलूँ आपको इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री तो सर बैलेंस शीट का आइटम होता है, लेकिन आपको बोला जाएगा इन्वेंट्री कंपेयर करना है करंट सेल्स का, तो आपको सेल्स के साथ में कंपेयर करना है कि इन्वेंट्री 2 लाख का था, डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू करोगे 100, तो आप बोलोगे सर 20% हमारे पास इन्वेंट्री है सेल्स का। ये तो हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट। फिर आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने देखा कि बताओ केस कितना है, तो हमारे पास केस कितना परसेंटेज था? तो 10,000। कितना था केस? 10,000 ही था ना हमारे पास। बैलेंस शीट में 10,000 केस था और 8,30,000 टोटल एसेट्स थी। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 8,30,000, तो हमारे पास इंटू 100 करोगे तो कितना? 1.2% था या 0.2% था? 1.20%, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। फिर मैं आपको बोला बॉन्ड, तो आप बोलोगे सर बॉन्ड 5 लाख के थे, डिवाइडेड बाई 8,30,000 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर नियर बाई 60% हमारे पास क्या है? बॉन्ड है। तो ये होता है वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा अपन को देख के रखना है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होते हैं ना, वो प्रीफर कर लेते हैं, वो ना, अपन को पता है इनकम स्टेटमेंट को जब कंपेयर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को जब कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू को 100% एज्यूम करना है, और बैलेंस शीट को जब कंपेयर करते हैं तो टोटल एसेट्स को 100% रखना है। अंडरस्टैंड? ये तो पता है। लेकिन कभी कभी है ना, अपन थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं। डीपली का मतलब कि वो क्या करता है कि चलो ठीक है, मानते हैं आपका जो सेल्स है वो $10 लाख है, और फिर आप रेंट को कंपेयर कर रहे हो 5,000 से, तो आप बोल सकते हो 0.5%। लेकिन ये तो एक रेवेन्यू है और ये आपका एक एक्सपेंडिचर है। आपने वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस ठीक करा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही कहता है कि आपको अपना इनकम स्टेटमेंट में जितने भी आइटम है उसको कंपेयर करिए टोटल रेवेन्यू के साथ में। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना एक इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। क्या नॉलेज चाहिए? कि जो आपका ये खर्चे हो रहे हैं ना, ये खर्चे टोटल खर्चे का कितना परसेंटेज हो रहा है वो मुझे देख। अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ कि मानते हैं वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इनकम स्टेटमेंट का एक एक आइटम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? टोटल रेवेन्यू के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा है ना एक इनडेप्थ नॉलेज चाहिए, और इनडेप्थ नॉलेज के लिए मैं क्या करूंगा कि सर आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है ये बता दीजिए हमें। तो आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप बोलोगे सर 5,000, सैलरी दी 10,000, डेप्रिसिएशन हो गया 10,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5,000, बस इतना ही खर्चा है। तो मैं बोलूंगा इनकी टोटल करो, 5,000, 10,000 15, 10,000 25, 20,000 45, और हमारे पास 5,000 मतलब 50।
आप बोलोगे हमारे पास ऑपरेटिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस कलर में चेंज कर रहा हूँ, कि हमारे पास जो एनालिसिस होता है जिसका वो प्रीफर करता है, वो प्रीफर कर सकता है क्या, कि मुझे बताओ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, तो आप बोलोगे सर 50,000 रुपये। ये वो सोच रहा है, इट्स नॉट ए, ये तो देखो अपना तरीका है निकालने का। उन्होंने वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बुक में समझा रखा है कि आपको इस तरीके से निकालना, इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन देखो कोई भी चीज का एनालिसिस का कहीं पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि आप यहां तक ही कंपेयर करो। कंपैरिजन है, कितना भी बड़ा बड़ा कंपैरिजन करके दोगे अच्छी बात है भाई, जितना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खोल के रखोगे उतनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो इन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आगे और देखा और ये बोलता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितना है, 50,000। इस एक्सपेंडिचर में मेरे पास रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। रेंट कितना है 5,000 का, सैलरी है कितना 10,000, सैलरी इज 20,000 राइट, सैलरी इज 10,000 ओके, सैलरी इज 10,000 हमारे पास है, और डेप्रिसिएशन ऑल्सो 10,000, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है हमारे पास 20,000, और हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5,000। ये कह रहा है देखो ठीक है मानता हूँ आपने रेंट को कंपेयर करा रेवेन्यू के साथ में, बट मुझे देखना है कि टोटल खर्चे का कितना परसेंटेज रेंट में जा रहा है। भाई ये भी तो होना चाहिए कि एक्चुअल में अब रेवेन्यू तो आपका एक इनकम साइड पोर्शन हो गया, लेकिन मुझे देखना है कि आपका जो खर्चा हो रहा है एक्चुअल में पूरी कंपनी में वो टोटल 50,000 का हो रहा है। अब 50,000 का रेंट देखना है मुझे कितना परसेंटेज आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 5,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इन 200, तो बोलोगे 10%। यहाँ बोलोगे आप कितना 20%, यहाँ बोलोगे 20%, यहाँ बोलोगे 40%, और यहाँ बोलोगे 10%। देखो 10 20 कितना हो गया 30, और 30 और 20 50, और 50 ये हो गया, ये आपका 100% हो गया। और आपको पता है 50,000 आपका क्या हो जाएगा 100% एज्यूम भी करना है। तो कभी कभी फाइनेंशियल एनालिसिस्ट क्या कर रहा है कि एक एक इनकम स्टेटमेंट का यदि एक्सपेंडिचर साइज है, एक्सपेंडिचर में जो जितने भी कंपोनेंट है वो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को एज 100% मान के अपना रेशियो निकालेगा या अपना परसेंटेज निकालेगा। अब कंपेयर करेगा वो कि यार टोटल खर्चा इनका 50,000 का और का, उसमें मेजर पोर्शन 40% ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में या ऑफिस एक्सपेंसेस में जा रखा है। देखो देखते ही पता चल रहा है ना कि यहाँ पे 40%, मानते 10% ठीक है, 20% नियर बाई ठीक है, ये भी 20% है, सारे आइटम 10 20 में चल रहे हैं, लेकिन एक ऑफिस एक्सपेंसेस 40% आ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर का। टोटल रेवेन्यू का कितना निकाला था आपने, कि आप बोलोगे सर टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंटेज निकाला था, टोटल रेवेन्यू का आपने 0.10% निकाला। आप यहाँ इग्नोर कर सकते थे, आप यहाँ पे इग्नोर करने वाले थे, रीजन ऑफ दैट की बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन छोटा अमाउंट तो रेवेन्यू का है ना। ये टोटल खर्चा आपकी जेब में से खर्च 50,000 हुए, और इस 50,000 में से आपके 20,000 रुपए तो सिर्फ ऑफिस के खर्चे में हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करने का सही ऑप्शन है ना ये। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क खड़ा कर लोगे फिर, और फिर देखोगे नहीं ऐसा मुझे बताओ ऑफिस एक्सपेंडिचर में ऐसा क्या हुआ था कि आपका मेजर जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ उसका मेजर कंपोनेंट यहाँ एक्सपेंडिचर हो रखा है। मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करनी है या मुझे इसको जानना है। एज ए फाइनेंशियल आप सीएफओ हो या फाइनेंशियल मैनेजर हो या आप कंपनी का इंटरनल ऑडिटर देख रहे हो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस खड़े कर सकते हो। ये होता है वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना। अंडरस्टैंड। कभी कभी जैसे मान लो ये तो इनकम स्टेटमेंट हो गया, आप जाते हो बैलेंस शीट में, ठीक है, बैलेंस शीट में हमने देखा केस कितना है हमारे पास, तो आप बोल रहे हो सर केस 10,000 है, लेकिन केस को कंपेयर किसके साथ कर रहे थे, टोटल एसेट्स के साथ, टोटल एसेट्स के साथ। लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस्ट कह रहा है कि नहीं, केस टोटल एसेट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो अच्छी बात है, वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये बात कहता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और सोचना है। मुझे ये देखना है कि केस एक करंट एसेट्स होती है, और करंट एसेट्स की डेफिनेशन होती है कि यदि विद इन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर के अंदर अंदर हमारे पास कितना केस या कितना लिक्विडिटी अवेलेबल है। यदि कोई भी ऑब्लिगेशन ड्यू हो गया विद इन 1 ईयर के अंदर,
तो हमारे पास कैपेसिटी है कि नहीं है, हम पे कर सकते हैं या नहीं। तो करंट एसेट्स होती है वो आइटम। केस एक करंट एसेट्स का कंपोनेंट है। हाँ, तो मैं क्यों ना इस केस को टोटल एसेट्स के कंपैरिजन के अलावा करंट एसेट्स के साथ में कंपेयर करूं, तो क्या दिक्कत है? आप तो सही है। वो बोलेगा टोटल करंट एसेट्स कितनी है मेरी बताओ, तो आप जाओगे इसकी बैलेंस शीट में और देखोगे सर 10,000 20 करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? केस आएगा, डेटर्स आएंगे और इन्वेंट्री आएगा, है ना? यही तो आता है करंट एसेट्स में। हम रेशियो एनालिसिस जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस बैलेंस शीट के आइटम में हमारे पास केस भी करंट एसेट्स है, डेटर्स भी करंट एसेट्स है और इन्वेंट्री भी करंट एसेट्स है, और टोटल मिला के कितना हो रहा है? 2,50,000 की टोटल हो रही है करंट एसेट्स की। आप बोलोगे कि चलो आपका टोटल एसेट्स 8,30,000 है, इसके अकॉर्डिंग मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ केस का, तो आप बोलोगे सर 10,000 डिवाइडेड बाई 830 इंटू 100 कर रहे हो, तो आपके पास नियर बाई 1.20% क्या आ रहा है? केस आ रहा है टोटल एसेट्स का। लेकिन मुझे कंपेयर करना है कि जो मेरा केस है ना, केस 10,000 ये मेरा करंट एसेट्स है, तो मैं इसको करंट एसेट्स के साथ में कंपेयर करूंगा। करंट एसेट्स कितनी है? 2,50,000। तो बताओ 2,50,000 का कितना परसेंटेज हुआ? तो आप बोलोगे 10,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू 100। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100 करोगे, तो आप बोलोगे सर 4% हमारे पास क्या है? केस है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि यार हमारे पास टोटल करंट एसेट्स तो अपने आप में एक लिक्विड फॉर्म होता है, केस में ही हो सकता है वो, और टोटल केस में से केस कंपोनेंट 4% है। कहीं ना कहीं रिस्क भी हो सकता है भाई, अचानक हमको केस की जरूरत पड़ गई, तो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स में से केस ही 4% है। तो आप ये एनालिसिस करोगे ना, तो टोटल एसेट्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करोगे, तो आपको पता चल रहा है कि सिर्फ 1.20% है, लेकिन यहाँ बोलोगे सर 4% हमारे पास करंट एसेट्स का है। तो दैट इज योर एनालिसिस। आप यदि एज ए फाइनेंशियल मैनेजर या एज ए फाइनेंस कंपनी का सीएफओ हो, तो ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। एज ए इन्वेस्टर यदि आप किसी कंपनी में पैसा लगाते भी हो, तो ये एनालिसिस भी करना पड़ेगा आपको। तो हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड वर्टिकल फाइनेंशियल एनालिसिस, कि हम कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि कंपैरिजन कैसे करेंगे। और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला टॉपिक है हमारा वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है कि मुझे कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कॉमन साइज, मुझे साइज में रख लो, मुझे साइज में रख लो, और एक साल के ऑपरेटिंग रिजल्ट को कंपेयर कर लो। आप एक साल के ऑपरेटिंग रिजल्ट को कंपेयर कर लो और मुझे एक्सप्रेस करो एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल में, कि मुझे टोटल का परसेंटेज बता दो कि मैं कितना हूं। तो इनकम स्टेटमेंट कह रहा है भाई मेरा तो जो हमने है ना परसेंटेज चुन रखा है वो है कौन सा? रेवेन्यू, उसको हम 100% मानते हैं, और बैलेंस शीट कह रही है कि हम टोटल एसेट्स को अपना परसेंटेज मानते हैं, उसको 100% कर रखा है। अब आप साइज निकालना चाहते हो ना अलग अलग कंपोनेंट या अलग अलग आइटम की, तो इनकम स्टेटमेंट में तो सेल्स का निकाल दो कि भाई कितना परसेंटेज है, जितने भी खर्चे हैं या जितने भी रेवेन्यू आ रहा है, परसेंटेज किसका निकालोगे आप? टोटल सेल्स का निकालोगे। और बैलेंस शीट में जब हम जाएंगे और जितने भी टोटल लाइबिलिटी साइड हो चाहे एसेट साइड हो, उन सारे कंपोनेंट को किससे कंपेयर करेंगे? टोटल एसेट्स के साथ में हम कंपेयर करेंगे। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिख लो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि आप रेंट, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ऑफिस एक्सपेंडिचर हो गया, वॉट एवर जितने भी आपके इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड में आ रखे हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ में। यदि आपके पास इनकम कोई एक्स्ट्रा आ रही है, तो उसको आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो, जिससे आपको एग्जैक्टली पिक्चर मिल जाए कि मेरे पास ये टोटल जो जितना आया है उसका कितना पोर्शन एक्सपेंडिचर ये कंपोनेंट का गया है। अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, यहाँ पे किसी को डाउट है अभी? एनीवन? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। चलो, नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। देखो वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसा आप वर्टिकल का मतलब सीधा ऐसे रखो, ठीक है। वर्टिकल का मतलब होता है सर अपन एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे और ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है टोटल परसेंटेज के अकॉर्डिंग।
जब अपन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में हमारा रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, तो रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है इस तरीके से। अब आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या कहता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हॉरिजॉन्टल देखो क्या होता है, पहले वो समझते हैं कि सपोज करो मैंने आपको बताया सेल्स, ठीक है। एक कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट वाइज हम एनालिसिस करेंगे सेल्स। उसके बाद में मैंने बताया आपको कॉक्स, इनकम स्टेटमेंट ही ले रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, सेल्स 2024, ठीक है। एक तो ये आ गई। मैंने आपको बताया कि सेल्स 2024 में मेरे पास 10 लाख थी, ओके। मेरे पास कॉक्स कितना था, तो आप बोलोगे सर 7 लाख का कॉक्स था आपके पास, निकाल दिया आपने कॉक्स। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 3 लाख का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यही था एग्जैक्टली हमारा जो इनकम स्टेटमेंट जो दिखा रखा है वही था। सर ये कॉक्स कैसे निकाला आपने, तो मैंने निकाला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था, 1 लाख का, प्लस परचेज कितनी करी थी, 80% थी ना, तो 8 लाख का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20% था, तो यहाँ पे अपने पास 2 लाख। तो आप बोलोगे सर 7, ये कितना हो गया कि 1 लाख प्लस 8 लाख इज 9 लाख, 9 लाख में से 2 लाख लेस करा तो 7 लाख का हमारे पास क्या आ गया, कॉक्स निकल के आ गया, और कॉक्स यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ओके। ये था 2024 का। हॉरिजॉन्टल कहता है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल के साथ साथ में पिछले सालों के भी कंपेयर करो। मतलब जी, एक अपनी कंपनी है, ये कंपनी अभी करंट में क्या कर रही है या क्या करा है इसने, इसका कंपैरिजन पिछले सालों से भी कंपेयर करो। तो ऐसे चल रहे हैं अपन, मतलब अपन ऐसे चल रहे हैं कि अभी आप यहाँ पे हो लेकिन पिछले सालों का भी इसका कंपेयर, इसकी लाइन को चेक करो। हॉरिजॉन्टल क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल कह रहा है कि 2024 में आपने क्या क्या करा वो तो लिख दिया, अब इसको कंपेयर करो पिछले साल में आपने क्या करा। तो पिछले साल कौन सा हो गया हमारे पास, पिछला साल कौन सा हो गया कि सर यहाँ पे 2023 2022, ठीक है। 2 साल का अपन ने कंपेयर कर लिया। मैं आपको बोलूँ पिछले साल सेल्स थी नियर बाई 8 लाख, ठीक है। नियर बाई 8 लाख हमारे सेल्स थी, और उससे पिछले साल थी कि सपोज करो 11 लाख, है ना। 11 लाख का हमारे पास यहाँ पे सेल्स था। मैं बोलूँ कि यहाँ पर अपना जो कॉक्स था वो नियर बाई हम कह सकते हैं कि 5,30,000 था। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, आप बोलोगे 2,70,000 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 2022 में हमारे पास रेवेन्यू या सेल्स कितना था, 11 लाख का, और वहाँ पे कॉक्स था नियर बाई 9 लाख का। आप डाल सकते हो 9 लाख का हमारे पास कॉक्स था, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख का, ओके। ये कंपेरिजन, तो आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में पिछले सालों के साथ में भी कंपेयर करा आपने, ओके। तो आप बोल सकते हो कि सर जब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करेंगे तो ये साल इसके साथ में हमने पिछले सालों में भी क्या करा था वो भी हम लिखेंगे, उसको अब करेंगे कंपेयर। उसको कैसे कंपेयर करेंगे, एक बार आओ फटाफट, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ये हटा रहा हूँ या इसको साइड में रख दूँ कहीं, ये मैं साइड में लगा देता हूँ, आपको काम आएगा। ये यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। और कॉक्स निकालने का तरीका ये हो गया, ओके। अब देखो मैं आपको पूछूं कि यदि 2022 से हम कंपेयर करें, सेल्स कितना हुआ, कॉक्स कितना हुआ, जीपी कितना हुआ, तो 2022 को आप अपना क्या बोल सकते हो, बेस ईयर। हम किसी चीज को अपना बेस मानते हैं, मतलब ये अपन 2024 से कंपेयर करने वाले हैं, तो वो हमारा बेस ईयर हो सकता है कि इसको हम बेस मान के आगे कैलकुलेट करने वाले हैं कि ये हमारा बेस है, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, या 2022 से देखना है कि कंपनी कितना बढ़िया कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये आपका बेस ईयर हो गया। जब अपना बेस ईयर होता है तो आप इस बेस ईयर को 100% मानो, बेस ईयर को अपना 100% मानो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, कि जब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम इस साल हमने क्या करा,
उसके अलावा पिछले सालों का भी कंपैरिजन हम करते हैं। तो जो पिछला साल जो होता है जिससे आप कंपेयर करना चाहते हो उसको अपना बेस ईयर मानो, उसको अपना बेस ईयर मानो। अब मैं आपको बोलूं कि ये आपका जो 2022 का सेल्स, तो मैं यहाँ पे आपको लिख दिया 2024, 2023 और 2022। यहाँ पे 11 लेख का हमारे पास सेल होता है, यहाँ पे 8 लेख का सेल होता है, यहाँ पे हमारे पास 10 लेख का सेल होता है। और मैं कह रहा हूँ इसको अपन 100% माने। तो अब आपको कोई पूछेगा बताओ 2022 से 2023 में अपनी सेल्स कितना परसेंटेज बढ़ी है या कम हुई है, बता सकते हो आप अपना? यहाँ पर बता सकते हो कि अपना 11 लेख का सेल था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेल्स कितनी हुई है 8 लेख की। मैं आपको पूछूं बताओ कितना परसेंटेज कम हुआ है? एनीबडी कोई मुझे बता सकता है कि कितना परसेंटेज हमारा यहाँ पे कम हुआ है? कितना परसेंटेज यहाँ पे अपनी सेल कम हुई है? तो यहाँ पे 28% सेल कम हुई है। तो आपने कैसे निकाला? आपने करा है सर हमारे पास सेल कितनी थी, यहाँ पे हमारे पास 8 लेख की सेल थी, डिवाइडेड बाई 11 लेख इंटू 100, कितना आया यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर 8 लेख डिवाइडेड बाई 11 लेख इंटू 100 करोगे सर नियर बाय 72% हमारे पास सेल थी, नियर बाई 27%, क्योंकि 8 लेख का 27% हमारा क्या हो गया यहाँ पे सेल आ रही है। तो 72% हमारा क्या हो जाएगा 23 का सेल हो जाएगा 2022 यानी 2022 के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। तो आप बोलोगे सर उस टाइम तो 100% थी लेकिन अभी 72% है। अब ये जो 72% आया है ना, ये 72% आप बताओगे सर पिछले साल से 28% हमारा क्या है लेस है। पिछले साल हमारे पास 100% थी, उसमें से अभी इस बार 72% ही हुई है। लेकिन हम एज ए परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें या ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखें तो पिछले साल से हमारी ग्रोथ 28% कम हो चुकी है। यही तो होता है। आपको कोई पूछे कि 10th में कितने परसेंटेज बने थे तो आप बोलोगे सर 70% बने थे। फिर आपको पूछे बताओ 11th में या 12th में कितने परसेंटेज बने, तो आप बोलते हो सर मेरे पास 68% बने। तो आप बोलोगे ना सर मेरी ग्रोथ 2% कम हो गई है। भाई 70% से मैंने 68% बनाया तो 2% ग्रोथ कम हुई है। अंडरस्टैंड? तो यही बात यहाँ पर है कि यहाँ पर आपने 2022 में जब 11 लाख की सेल करी थी और 2023 में आप 8 लाख की सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे 28% आपका ग्रोथ कम हो गया है। आपका ग्रोथ कम हो गया, आपका ग्रोथ कम हो गया, राइट? आपका ग्रोथ क्या हो रखा है कम हो रखा है यहाँ पे। तो इसको बोलोगे सर हमारा ग्रोथ कम हो रखा है पिछले साल से। फिर मैं आपको कंपेयर करूँ 2024 में, बताओ सेल कैसी हुई? तो आप बोलोगे सर 2024 में यदि हमारे पास सेल थी 10 लाख की और हमारे पास कंपैरिजन चल रहा है 11 लाख के साथ में, इंटू 100 करोगे बताओ कितना परसेंटेज आया? आप करोगे सर 10 लाख डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर कितना आया 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर 90.90%, ये आएगा 90.90%। अंडरस्टैंड? 90.90%, ये आपका क्या हो गया, ये आपका परसेंटेज आया कि अपन 2022 का जितनी सेल्स हुई थी उसका इस बार सिर्फ 90.90% ही सेल कर पाए। अंडरस्टैंड? लेकिन आपको कोई पूछे कि बताओ 2023 से लेके 2024 में सेल्स इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? सेल्स इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? तो आपका आंसर क्या आएगा सर 2023 में तो सेल्स थी 8 लेख की और 2024 में सेल्स हुआ है 10 लेख का। सर ये इंक्रीज हुआ है क्योंकि बेस ईयर अपना अभी जो ये एक तो मेन तो ये है बेस ईयर। लेकिन आपको ग्रोथ वाइज पूछे कि बताओ 2023 से 2024 के बीच में ग्रोथ हुई या नहीं हुई, तो आप बोलोगे यस ग्रोथ हुई है। हुई है ना ग्रोथ? भाई सपोज करो कि आप करो कि 2023 में मेरे पास सेल थी 8 लेख की और 2024 में मेरे पास सेल है 10 लाख की। आप बोलोगे सर 2 लाख की मेरे पास ग्रोथ हुई है। मैं पूछूं बताओ 2 लाख कितना परसेंटेज आपका ग्रोथ हुआ पिछले साल से, तो आप बोलोगे सर 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100। यही तो करते हैं परसेंटेज जब निकालते हैं अपन।
तो आप करोगे 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100%, तो आप बोलोगे सर 25% मेरी ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे लिखोगे 25% सर हमारी ग्रोथ हुई है। लेकिन कंपेरिजन यदि बेस ईयर के साथ में करना है, कंपेरिजन यदि बेस ईयर के साथ में करना है, तो 11 लाख से हमारी सेल 10 लाख हुई है। आप बोलोगे सर यहाँ तो हम ग्रोथ में हमारी ग्रोथ कम हो रखी है, यहाँ पे कम हुआ है। 11 लाख की सेल करनी थी, सिर्फ 10 लाख की सेल हुई है। कितना कम हुआ है? आप बोलोगे सर 1 लाख रुपया हमारा कम हुआ है। तो जब 1 लाख कम हुआ है तो कितना परसेंटेज कम हुआ? 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना करोगे? 11 लाख। तो कितना आया? तो 1 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100 करोगे तो आप बोलोगे सर 9.09% हमारे पास क्या हुई है, यहाँ पे नुकसान हुआ है बेस ईयर के साथ। यहाँ पे देखो, फिर आप लेस करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। आप अपने कैलकुलेटर में 11 लाख माइनस 9.09% करोगे तो आपका आंसर 10 लाख ही आएगा। कि सर यहाँ पे हमारे को नुकसान हो रखा है और ये नुकसान होता है, इसलिए सॉरी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, पिछले साल को इस साल के साथ में कंपेयर करते हैं। 2-3 सालों का डेटा दे रखा है तो 2-3 सालों का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब कि आपका पहले 100% था, अब 72% हुआ है और अब आपका 90.90% हुआ है। दैट इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल में ट्रेंड एनालिसिस भी होता है। ये तो होता है ट्रेंड एनालिसिस कि भाई पिछले साल की सेल्स ले लो और उसका कितना परसेंटेज इस बार हुआ है और उसका कितना परसेंटेज अभी करंट ईयर में हुआ है। ये तो होता है ट्रेंड। और आपको पूछ ले बताओ ग्रोथ, बताओ कि ग्रोथ कितनी हुई है। तो ये जो अपन परसेंटेज निकाले ना, 28% कम हुआ है या 25% कम हुआ है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ एनालिसिस। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ एनालिसिस। एवरीवन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 2 तरीके का मैं एनालिसिस और करवा रहा हूँ आपको। एक होता है ट्रेंड एनालिसिस, एक होता है ग्रोथ एनालिसिस। तो आप यहाँ नोट करना चाहो तो नोट करो पहले कि सर जब अपन हॉरिजॉन्टल में हम देखते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 2 तरीके का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला ट्रेंड एनालिसिस और दूसरा हम करते हैं ग्रोथ एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि परसेंटेज टोटल ऑफ बेस ईयर, कि बेस ईयर के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज हुआ आपका, वो तो ट्रेंड एनालिसिस हो गया। और ग्रोथ एनालिसिस में ग्रोथ फ्रॉम बेस ईयर, पिछले साल से कितना ग्रोथ करा है वो आपको बताना है। यहां तो परसेंटेज निकालते हैं कि सपोज करो 2022 में आपकी सेल थी 10 लाख 11 लाख, 2023 में आपकी सेल थी 10 लाख, कितनी थी? 10 लाख थी या 8 लाख थी? 8 लाख। यहाँ पे अपन करेंगे 8 लाख। 2024 में सेल थी आपकी 10 लाख, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ बेस ईयर, और ये हमारा बेस ईयर है, ठीक है, ये अपना बेस ईयर है तो इसको तो अपने 100% मान लिया। अब इसका बताओ ये कितना परसेंटेज हुआ? तो आप बोलोगे सर 11 लाख का, 11 लाख में 8 लाख कितना परसेंटेज है? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100 करोगे, ये तो करोगे। तो 8 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100 करोगे तो आप बोलोगे सर ये 72.72% है। तो आपने परसेंटेज निकाल दिया। और 2024 में 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100 करोगे तो कितना है आपके पास? 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100 करोगे तो आप बोलोगे सर 90.90%। दैट इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। ग्रोथ एनालिसिस क्या करते हैं? ग्रोथ में आओ कि सर 2022 में आपके पास सेल्स थी 11 लाख, ठीक है। चलो आपकी ग्रोथ यहाँ पे तो कुछ नहीं थी क्योंकि यहाँ पे तो क्योंकि अपन ने यहीं से स्टार्ट करा है, तो यहीं से स्टार्ट करा तो यहाँ क्या ग्रोथ, ग्रोथ कब देखी जाती है? जब अपने पास एक कुछ ना कुछ पैरामीटर हो पिछले चीज को मापने के लिए। अभी पिछले साल तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे ग्रोथ तो कुछ हुई नहीं है। लेकिन 2023 में आप देखोगे सर मेरे पास 2022 में तो 11 लाख की सेल थी, लेकिन 2023 में मेरे पास 8 लाख की सेल है। आप बोलोगे सर 3 लाख का नुकसान हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ?
3 लाख आपकी ग्रोथ कम हो गई है। यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 लाख आपकी कम हुई है। और कहाँ से कम हुई है, आप बोलोगे सर 11 लाख में से मेरी कम हुई है, इंटू 100 करोगे तो बताओ कितना परसेंटेज आया, 3/11 इंटू 100 करोगे तो नियर बाय आपके पास कितना आया, नियर बाय आपके पास 27.27% क्या आया है, ग्रोथ कम आई है। अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अपने पास 27.27% क्या हुआ है सर, यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ कम हुई है। आप 11 लाख में से वापस जैसे 11 लाख करोगे, माइनस कर दो 27.27, तो आपका 8 लाख ही आएगा। थोड़ा सा पॉइंट्स का फर्क आएगा, तो पॉइंट्स में जैसे नंबर्स ज़्यादा, अभी जैसे मेरे आ रहा है $8,30 का, तो $30 रीजन ऑफ दैट की अपना परसेंटेज, वो जो अपन पॉइंट्स के बाद में जो नंबर्स काउंट नहीं कर रहे उसकी वजह से, तो हमारे पास 22.27% क्या हो रहा है, ग्रोथ डाउन हो गई है। तो आप बोल सकते हो ना सर 2022 में हमारे पास सेल्स थी, उसका 2023 में 27% हम कम सेल करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ एनालिसिस। और ग्रोथ एनालिसिस किसका पार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल का। और हॉरिजॉन्टल क्या कहता है, ऐसे कि आपने ये साल ये साल ये साल ये साल इसका कंपैरिजन करो, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। मैं आपको पूछूं 2024 का बताऊं, तो 2024 का तो या दो तरीके का होता है, या तो 2022 से कंपेयर करो या 2023 से कंपेयर करो, और बेस्ट होता है 2023 से कंपेयर करना। तो मैं आपको पूछूं बताओ 2022 से कितना कंपेयर करोगे, तो आप बोलोगे सर 22 में तो 11 लाख की सेल थी और 24 में 10 लाख की सेल है, तो आप बोलोगे सर 1 लाख कम हो गया। तो आप यहाँ पे 1 लाख डिवाइडेड बाई यहाँ पे बताओगे 11 लाख इंटू 100 करोगे, तो ये तो 2022 का कंपेरिजन कर रहे हो 2024 के साथ में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1 लाख डिवाइडेड बाई 11 लाख इंटू 100 करोगे, तो यहाँ पे बताओगे 9.09%। ये अपने क्या करा है, यहाँ पे कम करा है 2022 का। मैं यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ये एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि 2022 का कंपैरिजन 2024 के साथ में करा रहा है। तो 2022 में सेल थी हमारे पास 11 लाख, 2024 में सेल थी 10 लाख, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना कम हुआ है, ग्रोथ कम हुई है 1 लाख की, तो 1 लाख से कंपेयर कर दिया, तो आप बोलोगे सर 22 से 24 के बीच में 9.09% ग्रोथ कम हुई है। लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2023 से 2024 के साथ में, तो बताओ 2023 में कितनी सेल थी, तो बोलोगे सर 8 लाख की सेल थी। और मैं कह रहा हूँ बताओ इस बार कितनी सेल होगी, तो आप बोलोगे सर 10 लाख की सेल होगी। बताओ यहाँ पे 2 लाख अपने पास इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, यस इंक्रीज हुआ। तो आप बोलोगे सर 2 लाख डिवाइडेड बाई, यदि 2023 से कंपेयर करूंगा तो 8 लाख की सेल थी इंटू 100 कितना आया बताओ, तो आपको 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, आप बोलोगे सर 25% यहाँ पे अपनी ग्रोथ अच्छी हुई है, मतलब हमने बढ़ाया है, अपनी सेल बढ़ाई है 2023 से 2024 में हमारे सेल इंक्रीज हुई है। अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। एवरीवन क्लियर है? तो एक बार फटाफट मैं वापस आपको नोट्स बता रहा हूँ कि आ जाओ लिख लो, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को अपन, अब देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ना कि आपको बेस आपको एक बेस ईयर रखना है, बेस ईयर रखना है। यदि 2024 है तो 2023 22, और यदि 22 से स्टार्ट करें दैट इज योर बेस ईयर। तो इस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम कॉमन, अब एक काम करते हैं चलो साथ में लिखते हैं सबका, वापस एक बार नोट्स बनाओ दोनों तरीके का, कंपेरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। अब लिख रहा हूं मैं वापस आपको, क्योंकि अब आपको समझ में आ रखा है कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। तो सबसे पहला आता है वर्टिकल, और फिर आता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल का तो सेम आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, इसको अपन जैसे मान लो बोल सकते हैं कि सर इसको अपन बोलते हैं कॉमन साइज, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन साइज, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉमन बेस, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन बेस ईयर स्टेटमेंट, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बेस ईयर स्टेटमेंट। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे तो अपन साइज निकाल रहे थे, यहाँ पे तो हम परसेंटेज निकाल रहे थे, और यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे पिछले सालों से, बेस ईयर, हम यहाँ पे एक बेस ईयर कंपेयर कर रहे थे, राइट। यहाँ पर आ जाओ और इसमें लिखो,
ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इंडेक्स नंबर। सर ये इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर और वेरिएंस एनालिसिस। इंडेक्स नंबर और वेरिएंस एनालिसिस, देखो इधर आओ, आपने यहाँ कंपेयर करा था ना, एक काम करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे दोनों ही वर्ड, इंडेक्स, इंडेक्स और यहाँ पे आ गया वेरिएंस, ठीक है। इंडेक्स में क्या करते हैं, जैसे सपोज को 2024, 2023 और 2022, ठीक है। यहाँ पे अपनी सेल्स थी, आपने बोला सर यहाँ पे 10 लेके, यहाँ पे 8 लेके और यहाँ पे 11 लेके, यही लिखा था। इसको मैंने 100 माना, 100%। इसको अपन ने पिछले साल से कंपेयर करा तो 72.72%, और यहाँ पर आ गया अपने पास 9090%, ठीक है। यदि इंडेक्स नंबर, अब आपको कोई पूछे इंडेक्स नंबर कितना है, तो आपको क्या करना है, इसको 100 बोलना है, इसको 72.72 बोलना है, या इसको आप बोल सकते हो और 73 भी बोल सकते हो, सिर्फ परसेंटेज हटाना है, इंडेक्स में परसेंटेज हटा देना है, ठीक है। इंडेक्स जब पूछा जाता है तो परसेंटेज हटा देना है, और यहाँ पर आप बोल सकते हो 90.9 या और 91, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में मतलब हम नंबर दिखते हैं कि कितना नंबर है, ये 100 है, ये 73 है और ये 90 है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। सर वेरिएंस में क्या होता है, वेरिएंस में अपन ने देखा था ना, इसको बोलते हैं ग्रोथ, ग्रोथ एनालिसिस। वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब कितना वेरी कर रहा है, कितना वेरिएंस, अपन ने वेरिएंस एनालिसिस भी पढ़ा था कि कितना चेंज हो रहा है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि ग्रोथ कितनी हमारी ग्रोथ हो रही है। तो आप बोलोगे सर 2024, 2023 और 2022, यदि आप 2022 को अपना बेस ईयर मानते हो, इसको मैंने यहाँ लिख दिया बेस ईयर, तो 2022 में तो कोई ग्रोथ नहीं हुई, 2022 से लेके 2023 में आप बोलोगे 27.27 अपनी ग्रोथ क्या हुई है, कम हुई है। और 2022 से लेके 2024 में आपके पास 9.09% ग्रोथ क्या हुई है, कम हुई है। तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ एनालिसिस। ग्रोथ एनालिसिस को वेरिएंस एनालिसिस भी बोलते हैं अपन। तो ये दो पार्ट में होता है। तो अपन कॉमन बेस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब निकालते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो इसको हम इंडेक्स नंबर या वेरिएंस एनालिसिस भी बोल सकते हैं। आपको याद होनी चाहिए ये चीजें कि वेरिएंस एनालिसिस और इंडेक्स नंबर हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में निकालते हैं। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज ले लेते हैं और एक्सप्रेस करते हैं कि कोई भी आइटम होगा उसको उस तरीके से कैलकुलेट करना, परसेंटेज में निकालना। यहाँ पर भी परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तरीका अलग हो जाता है हमारा एवरीवन। तो यहाँ पे आपको कॉमन साइज जैसे अपने वर्टिकल ऊपर लिख रखा है पूरा, यहाँ वाला पूरा का पूरा वर्टिकल इसके जस्ट नीचे लिख देना, और ये हॉरिजॉन्टल का मैंने आपको समझा दिया है। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वापस एक बार क्विक रिविजन स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले हम देख रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है, जिससे कि हम कंपैरिजन से एनालिसिस कर सकें कि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, कुछ ऐसे आइटम्स तो नहीं है जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब करते हैं तो दो तरीके का कंपैरिजन होता है, पहला होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब होता है सीधा, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये ऐसे सोया हुआ, ठीक है। वर्टिकल में क्या करते हैं, वर्टिकल में हमेशा ध्यान रखना, इसको हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कॉमन साइज की एक साइज ली जाती है, वो साइज इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू की ली जाएगी और बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स की ली जाएगी, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम बोल सकते हैं कि 1 ईयर ऑपरेटिंग रिजल्ट को ये एक्सप्रेस करता है एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल। ये 1 ईयर ऑपरेटिंग रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स का कितना परसेंटेज अदर एक्सपेंडिचर या अदर रेवेन्यू या अदर इनकम आ रही है हमारे पास, उसको कंपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स को कंपेयर करते हैं सबके साथ में, चाहे लाइबिलिटीज हो, चाहे आपकी करंट एसेट्स हो या नॉन करंट एसेट्स हो, वो टोटल एसेट्स के साथ में कंपेयर होती है। फिर थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा काम कराते हैं, एज ए फाइनेंशियल एनालिसिस्ट या सीएफओ होते हुए अपने देखा नहीं थोड़ा सा मुझे और इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हम इनकम स्टेटमेंट को जब कंपेयर कर रहे थे तो टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू को साथ में अपना साइज ले रहे थे 100%, पर वो बोलता नहीं मैं एक ग्रुप वाला आइटम लूंगा। ग्रुप वाला आइटम का मतलब कि यदि मैं किसी एक्सपेंडिचर को
कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर लूंगा कि टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर हो रहा है। सपोज करो जैसे रेंट है, तो रेंट है तो वो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 1 लाख हुआ है, उसमें से 10,000 रेंट का पेमेंट करा है, तो वो 1 लाख से 10,000 को कंपेयर करेगा, मतलब 10%, कि मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर 1 लाख का हो रखा है, उसमें से 10% रेंट का पेमेंट जा रहा है, 20% ऑफिस एक्सपेंसेस जा रहा है। तो वो वहां पे क्वेश्चंस खड़ा कर सकता है फिर कि इतना एक्सपेंडिचर मेरे पास पूरी कंपनी में एक्सपेंडिचर इतना है, उसका मेजर पोर्शन कौन से पर्टिकुलर आइटम के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल कहता है देखो भाई, मैं जिस करंट ईयर में हूँ उसके साथ में आप पिछले सालों के भी बेस ईयर को कुछ ना कुछ बेस ईयर रखो, तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कॉमन बेस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन बेस ईयर, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कीवर्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो यहाँ पे साइज यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम बेस यूज कर रहे हैं, तो दैट इज साइज और बेस। तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, वो कॉमन बेस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेंड एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल को क्या बोल सकते हैं? ट्रेंड एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस या ग्रोथ वाला एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ट्रेंड का मतलब हमारा ट्रेंड कैसे चल रहा है, 2022 में हमने क्या करा था, 2023 में क्या करा था, 2024 में क्या करा था, और कंपेयर करेंगे पिछले सालों के साथ में, ग्रोथ देखेंगे कि बढ़िया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा ट्रेंड भी हो रखा है। हॉरिजॉन्टल को ट्रेंड एनालिसिस भी, कॉमन बेस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या इसको इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, या इसको वेरिएंस एनालिसिस भी बोल सकते हैं। सर इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर तो जो अपन ने परसेंटेज निकाले थे ना, कि नॉर्मल एक बेस ईयर ले लिया आपने कि भाई ये आपका बेस ईयर हो गया। सपोज करो यहाँ पे आपने लिख दिया 2022 और यहाँ पे लिख दिया बेस ईयर, ये आपका बेस ईयर हो गया। तो अब इस बेस ईयर से कंपेयर करोगे, सेल्स 11 लाख की थी, 2023 में 8 लाख की सेल्स हुई, तो आप बोलोगे सर 2022 से 2023 में 72.2% की सेल होती है, और इसको एज ए नंबर, परसेंटेज हटा के एज ए नंबर लिख देते हो, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। इसको आप इंडेक्स नंबर बोलते हो, ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस में ग्रोथ को देखते हो, कितना बढ़िया ग्रोथ हुआ है मेरा। यदि 2022 से 2023 में हमें पता है 27.27% कम हुआ है, तो आप बोल सकते हो ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ हुई है वो लेस हुई है। फिर 2024 से 2022 में हमारे पास 11 लाख की थी और 2024 में हमारे पास 10 लाख की सेल थी, तो आप बोलोगे 9.09% ग्रोथ कम हुई है इस बार। लेकिन आप इसको ग्रोथ उल्टा भी निकाल सकते हो, 2023 से 2024 में कितनी ग्रोथ हुई, तो आप बोलोगे यहाँ पे 8 लाख की सेल थी और यहाँ पे 10 लाख की सेल हुई, तो आप बोलोगे सर 25% यहाँ पे ग्रोथ अच्छी भी हुई है। पिछले साल से हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है, लेकिन बेस ईयर से हम थोड़ा कम है। जब आप अपनी मीटिंग देते हो, आप प्रेजेंटेशन देते हो पर्टिकुलर मैनेजमेंट टीम के साथ में, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अपनी कंपनी क्या कर रही है। आपको हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बनाने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि हमारा जब कंपनी ईयर स्टार्ट करी थी तो वो बेस ईयर है 2022, 22 से 24 में, 22 से 24 में, यानी 22 से लेकर 24 तक हमने क्या करा है, पूरा एनालिसिस करके बताओगे। 2024 22 में को कंपेयर करोगे 2024 के साथ में, तो आप बोलोगे सर 9.09% हमारी सेल कम हुई है। लेकिन वहीं पे आप पॉइंट वापस रखोगे कि ये तो 2022 की बात है, 23 से लेकर 24 में अपन ने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, हम अभी सही तरीके से चल रहे हैं, हमें और भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये आपका मीटिंग्स प्रेजेंटेशन इस तरीके से होनी जरूरी है, तब जाके आपका सीएफओ या जो मैनेजर वगैरह है वो आपसे इंप्रेस होंगे और फाइनेंशियली टर्म्स को समझ पाओगे, एक्चुअल में कंपनी की कंडीशन समझ पाओगे। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ये टॉपिक था हमारा फर्स्ट, और यहाँ होता है ये फर्स्ट टॉपिक खत्म। ओके, सो एक बार इसका रिवीजन करिए वापस, जितने एमसीक्यू होते हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। बाकी हम इसके सारे एमसीक्यू भी सोल्व करने वाले हैं, 1 बाय 1 एमसीक्यू सोल्व करेंगे, और फिर एक बार देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट इज फ्रॉम आर एंड